पढ़ना है एक आध इंपॉर्टेंट डेफिनेशन, क्योंकि एक बड़ा इंपॉर्टेंट डेफिनेशन अपने पढ़ लिए जिसको नाम है इंडिया। इंडिया आपने पढ़ लिए कि इंडिया क्या होता है, लेकिन एक छोटा सा डेफिनेशन और है, गुड्स क्या होता है। तो गुड्स का मतलब ना, यहाँ पे ये खाली ये नहीं बोला कि वो जो सामान आ रहा है उस शिप में वो गुड्स है। इनकम ये कस्टम्स के नज़र में एयरक्राफ्ट भी गुड्स है, वेसल भी गुड्स है, स्टोरेज भी गुड्स है, बैगेज भी गुड्स है, करेंसी भी गुड्स है, कोई नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट है वो भी गुड्स है, मतलब बिल्स ऑफ एक्सचेंज या चेक, और अदर मूवेबल आइटम तो गुड्स है। यानी इसमें एनिमल्स और बर्ड्स भी इंक्लूडेड, क्योंकि ये भी बिकते हैं ना बेटा दुनिया में। फॉरेन में बहुत वैरायटी ऑफ बर्ड्स या एनिमल्स होते हैं। तो ये एक काम का डेफिनेशन था कि गुड्स कस्टम की नज़र में गुड्स क्या क्या है। इंडिया का डेफिनेशन अपने पढ़ चुके थे, बोला इंडिया इंक्लूड्स टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया। इंडिया इंक्लूड्स बोला मतलब वो जमीन तो इंडिया है ही, वो तो बोलने का जरूरत नहीं है। टैक्स या लॉ में कभी भी डेफिनेशन ऐसे स्टार्ट करता है ना कि इट इंक्लूड्स, इसका मतलब जो बेसिक मीनिंग है उस वर्ड का वो तो है ही डेफिनेशन में, वो तो बोलना ही नहीं है। अब इंडिया का मतलब जो इंडिया का मैप है, वो जो जमीन का टुकड़ा, वो तो इंडिया है ही, उसमें तो कोई शक का बात ही नहीं है ना। वेस्ट बंगाल, महाराष्ट्र, तमिलनाडु, नागालैंड, ये सब तो इंडिया है ही। अंडमान निकोबार वो भी इंडिया है कि नहीं? यस हाँ बिल्कुल है सर। तो वो जमीन तो इंडिया है, जमीन के अलावा क्या इंडिया है, मतलब जमीन के अलावा और क्या इंक्लूड होगा सर? टेरिटोरियल वाटर ऑफ इंडिया, जो कि कहाँ तक है? 12 नॉटिकल माइल्स तक इनटू द सी। ठीक है, तो इसको ITW बोलते हैं। इससे माल अगर अंदर आ जाए तो इंपोर्ट हो गया, और इससे माल बाहर निकल जाए मतलब एक्सपोर्ट हो गया। इंडियन कस्टम वाटर पड़े थे जमीन से 24 नॉटिकल माइल्स तक, ये जमीन से 12 नॉटिकल माइल्स, ये जमीन से 24 नॉटिकल माइल्स तक। जहाँ पे स्मगलिंग वगैरह अगर कुछ हो रहा है तो अरेस्ट कर सके, कोई वेसल को सर्च कर सके कस्टम डिपार्टमेंट, कस्टम के ऑफिसर्स, तो वो हो गया इंडियन कस्टम वाटर। इसके अलावा क्या पढ़े थे? इंडियन एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन IEEZ, वो कहाँ तक है? 200 नॉटिकल माइल्स तक। यस सर। वहाँ पे इंडिया क्या कर सकता है? कोई भी इकोनॉमिक एक्सप्लॉयटेशन, मतलब कोई भी इकोनॉमिक काम कर सकता है। एक्सप्लोरेशन, सॉरी एक्सप्लॉयटेशन नहीं होगा, ये एक्सप्लोरेशन है। और 200 नॉटिकल माइल्स के बाद क्या है? हाई सी एरिया। तो सर ये कुछ डेफिनेशन था कि हम लोगों को जानना था। एग्जाम में थ्योरेटिकली पूछता है, बिल्कुल पूछता है बेटा। 20 नंबर का चैप्टर है, 10 नंबर का प्रैक्टिकल निकल जाएगा, बाकी 10 नंबर का केस स्टडी या ऐसा क्वेश्चन पूछ सकते हैं। अब आता है बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक। अब सर 2 मेजर टॉपिक बचा है इस चैप्टर में, एक तो ड्यूटीज और एक वैल्यूएशन। गुड्स का वैल्यू कितना माने सर? पहले आते हैं ड्यूटीज पे। ड्यूटीज में हम लोग पहला ड्यूटी तो पढ़ लिए सर, बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो हम लोग कैलकुलेशन भी जानते हैं, यानी वो जो एक सबसे पहला जो ड्यूटी लगता है किसी गुड्स के ऊपर, कस्टम का बेसिक ड्यूटी, जिसका एक स्टैंडर्ड रेट गवर्नमेंट फिक्स किया हुआ है। ठीक है, बेसिक कस्टम ड्यूटी का भी 2 ड्यूटी हो गया, मतलब एक तो स्टैंडर्ड रेट और एक प्रेफरेंशियल रेट। मतलब बेसिक कस्टम ड्यूटी को 2 पार्ट में तोड़ा गया, स्टैंडर्ड रेट और प्रेफरेंशियल रेट। सर ये क्या होता है? स्टैंडर्ड रेट मतलब जो सब गुड्स पे लगेगा इंडिया में। प्रेफरेंस रेट क्या होता है? व्हेन गुड्स आर इंपोर्टेड फ्रॉम स्पेसिफाइड एरिया, जिसको इंडियन गवर्नमेंट प्रेफरेंस दे रहे हैं। लेट्स से हम एक एग्जांपल दे रहे हैं कि इंडिया कभी ऑस्ट्रेलिया से कोई ट्रीटी हो जाए, तो इंडिया ऑस्ट्रेलिया से कोई पर्टिकुलर सामान इंपोर्ट हो रहा है इंडिया में, तो इंडियन गवर्नमेंट उसको प्रेफरेंस देगा, क्योंकि इंडिया का उसके साथ ट्रीटी है। तो वहां से अगर कोई गुड्स आएगा तो मान लो अगर बेसिक कस्टम ड्यूटी 8% है, हो सकता है गवर्नमेंट बोले वहां पे उस देश से आ रहा है तो 6% है। ऐसे मान लो, जस्ट फॉर एग्जांपल ले रहा है, ऐसा हमको रूल कौन सा देश के साथ ट्रीटी है वो हमको नहीं पता, जस्ट आई एम टेकिंग एन एग्जांपल कि मान लो रबर इंडिया में इंपोर्ट हो, टायर बनाने वाला रबर, लेट्स से, तो अगर वो USA से आ रहा है तो उस पर 8% है, लेकिन क्योंकि इंडिया का ऑस्ट्रेलिया या मान लो कोई भी कंट्री से एग्रीमेंट है, तो स्पेसिफाइड एरिया से अगर आ रहा है तो हो सकता है ना उस पर 6% लग जाए 8 की जगह। मतलब और कोई भी देश से आए तो 8%, लेकिन ऑस्ट्रेलिया से आए तो
6%। 6%। इसी को बोला गया प्रेफरेंशियल एरिया, यानी ये गवर्नमेंट स्पेसिफाई कर देगा, ऑब्वियस बात है बेटा, पूरा लिस्ट दिया हुआ रहेगा कस्टम एक्ट का, कस्टम का वो वेबसाइट के ऊपर, जब तुम रेट चेक करने जाओगे तुमको वहां दिखाई देगा। तो इंपोर्टर हैज टू अप्लाई प्रेफरेंशियल रेट उस केस में। गुड्स एक बात बता दे रहे हैं, वो जो प्रेफरेंशियल एरिया है, जो गवर्नमेंट जिसको प्रेफरेंशियल एरिया माना है, वहाँ गुड्स मैन्युफैक्चर होना चाहिए, वहाँ से खाली ट्रेडिंग होने से नहीं होगा कि वो देश किसी और से खरीद के तुमको बेचे, वो नहीं चलेगा। वो गुड्स उस देश में मैन्युफैक्चरिंग हुआ है तभी ये प्रेफरेंशियल रेट लगेगा, वरना तो बेटा सब लोग बदमाशी करेगा ना। फिर अमेरिका देखेगा अच्छा ऑस्ट्रेलिया से ड्यूटी कम है, तो वहाँ से पहले ऑस्ट्रेलिया भेज के इंडिया भेज देगा, तो गवर्नमेंट बोला उस देश में मैन्युफैक्चर होना चाहिए। तो ये हुआ बेसिक कस्टम ड्यूटी, जो दो टाइप का हो गया, स्टैंडर्ड रेट और प्रेफरेंशियल रेट। अब आता है दूसरा टाइप ऑफ ड्यूटी जिसका नाम है सीवीडी या एसीडी। अब ये क्या होता है? काउंटर वेलिंग ड्यूटी या एडिशनल कस्टम ड्यूटी। क्या था इसका फेमस नाम? एडिशनल कस्टम ड्यूटी है। सर दूसरा नाम क्या है? काउंटर वेलिंग ड्यूटी। सर क्या चीज को काउंटर करना चाहता था गवर्नमेंट? नाम से मीनिंग पकड़ो। ये एडिशनल ड्यूटी क्यों लगा रहा है? एक्स्ट्रा ड्यूटी किसी चीज को काउंटर करने के लिए ना। इंडियन इंपोर्टर बोला, इंडिया का बिजनेसमैन बोला, सॉरी, जो डोमेस्टिक में खरीदता है डोमेस्टिक में ही बेचता है, मतलब इंडिया में ही खरीदता है और इंडिया में ही सेल करता है। वो बोला हमको ये जो फॉरेन से सामान आ रहा है बहुत दिक्कत दे रहा है। इंडियन गवर्नमेंट बोला क्या दिक्कत दे रहा है भाई? बोला कि देखो हम पे तो आप IGST, CGST, SGST के नाम पे GST इम्पोज कर दे रहे हो, हाँ जी ना? यस सर। लेकिन ये जो फॉरेन से सामान आ रहा है, अब मान लीजिए IGST 18% है, फॉरेन में ऑलरेडी सामान सस्ता बन के आ रहा है इंडिया में, फॉरेन में टेक्नोलॉजी बेटर इसलिए तो वहां से मंगा रहे हैं क्योंकि सस्ता पड़ेगा। इंडिया का बिजनेसमैन फॉरेन से गुड्स को लाके इंडिया में क्यों बेचेगा? क्योंकि उसको सस्ता पड़ रहा होगा सर, क्योंकि वहाँ का मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट बहुत कम है, तो वो प्रॉफिट मार्जिन रख के भी कम नहीं दे पा रहे। ठीक बात। मान लो एक गुड्स इंडिया में 8 रुपये में मैन्युफैक्चर हो रहा है, इंडिया का बिजनेसमैन उसको 10 रुपये में बेच रहे हैं, लेकिन वही गुड्स अमेरिका में या जापान में या कोरिया में या ब्रिटेन में या चाइना में 3 रुपये में बन जाए। अब अगर वो 2 रुपये प्रॉफिट लगाए तो तुम्हारा देश में 5 रुपये में आके सेल हो जाएगा ना वो। तो ड्यूटी लग जाता है। रुको ना बता रही, 3 रुपया बनाया चाइना में, वो 2 रुपये प्रॉफिट रख के इंडिया में भेजा तो 5 रुपये में बेचा वो। अब अगर उसके ऊपर अगर हम कस्टम ड्यूटी लगा दे, अगर हम BCD लगा दे, मान लो 10% या चलो 20% हम उसके ऊपर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगा दिए, कितना रुपया हो जाएगा? 5 रुपये का 20%, 1 रुपया और, यस सर। तो 6 रुपया पड़ा। अब उस पर HWS भी लगा दिया 10%, इम्पोर्ट पे लगेगा ना HWS। यस सर। ये याद आना चाहिए बेटा जी, एग्जाम रूम में बता दे रहे हैं, वरना फालतू का नंबर खो गया होगी। ठीक है सर, तो कितना लग जाएगा? 10% हो गए, 60 पैसा और, सॉरी 1 रुपया का 10%, 10 पैसा और, तो अल्टीमेटली कितना का गुड्स पड़ गया? 6 रुपया 10 पैसा। फिर भी तो इंडियन गुड्स से सस्ता पड़ रहा है, हाँ जी, है ना? इंडिया का मैन्युफैक्चरर बेचारा 8 में बना रहा है, 2 रुपया तो कमाएगा, तो 1 रुपये का भी कमाएगा। सर नहीं भी कमाएगा ना तो भी नहीं बेच पाएगा, 8 का बना के 8 में भी बेचेगा ना वो, तो भी वो उस फॉरेन कंट्री के मुकाबले सस्ता नहीं बेच पाएगा। ठीक बात। यस सर। उसके ऊपर उसको तुम IGST लगा दोगे, GST लगा दोगे, मेरा मतलब CSI तो डिपेंड करेगा ना कहाँ बेच रहे। यस सर। तो सर जी इंडियन इंपोर्टर बोला गवर्नमेंट को ये बात तो हमारे साथ गलत है, फॉरेन से जो यहाँ बेच दे रहे हैं तो वो GST से बच गया और हम पे लगा दे रहे हो। तो इंडियन गवर्नमेंट बोला चलो ठीक है, हम एक काउंटर वेलिंग ड्यूटी लगाते हैं, इस IGST के फैक्टर को काउंटर करते हैं। इसलिए नाम क्या है, याद करने का ट्रिक है बेटा। ये काउंटर किसको कर रहा है? IGST या GST को सर। तो सर टू काउंटर बैलेंस द इम्पैक्ट ऑफ GST एंड कंपनसेशन सेस ACD इज चार्ज ऑन यू। एडिशनल कस्टम ड्यूटी या काउंटर वैल्यू ड्यूटी भी लग जाएगा इंपोर्ट के ऊपर। से कितना परसेंटेज?
बेटा जी जितना उस प्रोडक्ट पे इंडिया में जीएसटी है, अब भी अगर आपको फॉरेन गुड सस्ता पड़ रहा है तो भैया हम कुछ नहीं कर सकते। गवर्नमेंट बोला बस इतना ही मेरे हाथ में, ठीक है। यस सर। तो सर हम लोग तो दो टाइप का ड्यूटी पढ़ लिए, बेसिक कस्टम ड्यूटी और एक एडिशनल कस्टम ड्यूटी या काउंटरवेलिंग ड्यूटी। तो देखो हम यहाँ पे समझाया, तो काउंटर इसके लिए क्या लगेगा, IGST लगेगा। सर आप पूछ सकते थे ना सर CGST SGST क्या IGST क्या लगेगा, सर IGST लगेगा। और रेट कितना होगा, जितना तुम्हारा GST का रेट है इंडिया में। ये GST कैलकुलेट किस वैल्यू पे होगा, सर गुड्स का एक दाम होगा, एसेसेबल वैल्यू बोलते हैं उसको, उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी लगेगा, उस पर SWS लगेगा, अब जो वैल्यू आएगा उसके ऊपर IGST लगेगा। मतलब सर GST ड्यूटी के ऊपर भी लग जाएगा, खाली गुड्स के ऊपर नहीं, हाँ ड्यूटी के ऊपर भी लग जाएगा। तो तीनों पहले जोड़ लो, गुड्स का दाम, उस पर बेसिक कस्टम ड्यूटी जो लगेगा वो, SWS लगेगा वो, अब जो वैल्यू आएगा उस पर IGST लगेगा। बात क्लियर? यस सर। कोई ना बदमाशी करता है बेटा, गुड्स को वेयर हाउस में रखवा दिया, जब वेयर हाउस में रखवाया तब तो कोई ड्यूटी दिया नहीं ना अब तक। गुड्स को जब वेयर हाउस में रखवाया, येलो बिल फाइल किया, येलो बिल ऑफ एंट्री, तब तो कोई ड्यूटी नहीं दिया अब तक वो। अब क्या किया ना बेटा, मेरे पास अगर हम वेयर हाउस में रखवाएगा तो किरण वैष्णवी मेरे पास कोई डॉक्यूमेंट्री प्रूफ तो होगा ना, वेयर हाउस हमको कोई रिसिप्ट तो देगा ना। यस सर। वो रिसिप्ट ही हम अंकिता को भेज दिए, अंकिता हमको मिली बाद में, हम बोले यार हम 1 लाख घड़ियाँ मंगाए हैं फॉरेन से। अंकिता बोली हमको भी 25,000 घड़ी चाहिए, ये वाला अपनी दुकान में रख दीजिए। हम अंकिता को बोले ठीक है तुम एक काम करो रिसिप्ट ही रख लो। मान लो हम 25,000 घड़ी मंगवाए तो पूरा 25,000 का रिसिप्ट अंकिता को दे दिया। अब अंकिता जाके कस्टम डिपार्टमेंट से माल निकालेगी, कस्टम डिपार्टमेंट तो सामान उसी को देगा ना। उसके पास यस सर। तो सर जी आप तो बुद्धिमानी कर लिए, अब अंकिता तो वहाँ तो बेसिक कस्टम ड्यूटी और SWSC देकर आ जाएगी। तो गवर्नमेंट बोला रुको तुम चालू तो हम वहाँ चालू। इफ गुड्स आर सोल्ड डायरेक्टली फ्रॉम कस्टम वेयर हाउस वाया बॉन्ड तो फिर IGST उस पर भी लगेगा। मतलब ये जो काउंटरवेलिंग ड्यूटी है ये आप निकाल के ला के आओ तो भी लगेगा और अंकिता निकाल के लेके आए तो भी लगेगा, ठीक है। मेरा बोलने का लॉजिक इतना ही था, काम करेंगे एक ही का कि अगर हम निकाल के लाएं या वो हम किसी को वो रिसिप्ट भेज दें बॉन्ड के थ्रू, मतलब उसके नाम पे ट्रांसफर कर दे, रिसिप्ट को बेचा नहीं जाता, वाया बॉन्ड वो रिसिप्ट उसके नाम पे ट्रांसफर कर देगा, अब वो जाके निकाल सकती है कुछ। तो सर चिंता मत कीजिए, वहां पर भी IGST लगेगा। और सर किस वैल्यू पे, या तो वही एसेसेबल वैल्यू बेसिक कस्टम ड्यूटी SWS या फिर जितने में आप बेचे whichever इज हायर उस वैल्यू पे GST लग जाएगा, ठीक है। सम्स करेंगे डोंट वरी, जब सम्स करेंगे सब समझ में आ जाएगा, अगले क्लास में सम्स आ जाएगा इसके ऊपर। बट फिलहाल केवल इतना समझो कि सर आप गुड्स निकाल के लेके आइए तो एसेसेबल वैल्यू BCD और SWS मिला के जो वैल्यू आएगा उस पर GST लग जाएगा, या किसी काउंटर वैलिंग ड्यूटी, एडिशनल कस्टम ड्यूटी। और अगर आप किसी और को बेचे हैं तो जितना दाम में आप बेचने का डील किए हैं उस वैल्यू पे लग जाएगा, whichever इज हायर, ठीक है। यस सर इंडिया में तो कुछ कुछ प्रोडक्ट है जिन पर कॉम्पनसेशन सेस भी लगता है, वो पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर, लग्जरी कार, याद है यस सर। GST पढ़ते वक्त पढ़ाए थे कि गवर्नमेंट को, स्टेट गवर्नमेंट को लॉसेस कंपेंसेट करने के लिए गवर्नमेंट बोला था 5 साल तक आपको जो भी नुकसान होगा हम देंगे पैसा। अब गवर्नमेंट अपनी जेब से तो देगा नहीं सर, तो वो पब्लिक से ही वसूल किया, क्या नाम से, कॉम्पनसेशन सेस के नाम से। सर सब प्रोडक्ट पे लगा दिया, नहीं नहीं नहीं, हम अभी ये 3-4 प्रोडक्ट का मिनी नाम लिए, पान मसाला, टोबैको, एरेटेड वाटर होता है और एक सर ये लग्जरी कार, इन सब पे लगाए। तो सर GST के अलावा अगर वो आप जो प्रोडक्ट मंगवा रहे हो उस पर कॉम्पनसेशन सेस भी लगता है इंडिया में अगर, तो वो भी लगाएंगे, ठीक है ना। तो मतलब सर इंडियन बिजनेसमैन को GST के नाम पे जो जो देना होता सर इंपोर्ट पे आप वो भी थोप दिए, ठीक बात।
और इसी को क्या नाम दे दिए, काउंटर वैल्यू ड्यूटी या एडिशनल कस्टम ड्यूटी। कोई दिक्कत नहीं यहाँ तक? नो सर। अब आता है एक ऐसा पार्ट जिसपे प्रैक्टिकल सम्स नहीं भी आए बट एक थ्योरी क्वेश्चन तो पक्का है। इन दो ड्यूटीज के अलावा इंडियन गवर्नमेंट टाइम टू टाइम कुछ और ड्यूटीज भी लगाता है फॉरेन से इंपोर्ट पे, एक्सपोर्ट पे नहीं, इंपोर्ट पे। सर क्या क्या नाम है? एक नाम है देखो प्रोटेक्टिव ड्यूटी, एक नाम आएगा सेफगार्ड ड्यूटी, एक नाम आएगा एंटी सब्सिडी ड्यूटी। ये 3 ड्यूटी और है जो इंडियन गवर्नमेंट उन प्रोडक्ट्स पे लगा देता है, कुछ स्पेसिफाइड प्रोडक्ट्स पे, कुछ स्पेसिफाइड कंडीशंस में। तो सर ये क्या ड्यूटी है वो बताइए, और कब लगा सकते हैं वो बताइए। ठीक है, सबसे पहला ड्यूटी है प्रोटेक्टिव ड्यूटी। नाम में मीनिंग है बेटा, इंडियन इंडस्ट्री को अगर गवर्नमेंट को लग रहा है कि इंडियन इंडस्ट्री को नुकसान हो रहा है तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैरिफ कमीशन से बातचीत करेगा, एक डिपार्टमेंट है टैरिफ कमीशन, उससे बात करेगा और इंडियन डोमेस्टिक इंडस्ट्री को टेम्पररी वो कंपटीशन फॉरेन कंपनी से अगर मिल रहा है तो टेम्पररी उसको बचाने के लिए, हमेशा के लिए नहीं बचा सकते इंडियन गवर्नमेंट, हमेशा के लिए इंडियन गवर्नमेंट ये टैक्स नहीं लगा सकता बचा के, लेकिन टेम्पररी बेसिस पे इंडियन गवर्नमेंट को अगर दिखता है कि हेवी इंडियन इंडस्ट्रीज को नुकसान पहुंच रहा है तो टेम्पररी बेसिस पे बचाने के लिए, ये प्रोटेक्शन देने के लिए एक एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा देगा उन फॉरेन गुड्स को। मीनिंग क्लियर है? यस सर। अब कब कब लगा देगा सर? तो देखो सबसे पहले बोला ये किसको, इसके ऊपर शॉर्ट नोट आता है बेटा। तो देखो पहले तो बताओ कि प्रोटेक्टिव ड्यूटी होता क्या है। तो इंडियन इंडस्ट्री को फॉरेन इंडस्ट्री से कंपटीशन में बचाने के लिए टेम्पररी बेसिस पे गवर्नमेंट ये ड्यूटी लगाता है, ये बात याद रहेगा। अब बोलो कौन लगाएगा? सेंट्रल गवर्नमेंट लगाएगा। सेंट्रल गवर्नमेंट की अपनी मर्जी से लगा देगा? नहीं, वो टैरिफ कमीशन बोल के एक डिपार्टमेंट है, उससे रिकमेंडेशन लेगा। क्यों लगा रहा है? तो ये देखो, टू प्रोटेक्ट द इंटरेस्ट ऑफ द इंडस्ट्री। और सेंट्रल गवर्नमेंट इस बात से सेटिस्फाइड है कि इमीडिएट एक्शन लेने का दरकार है, वरना इंडियन इंडस्ट्री, इस प्रोडक्ट का इंडस्ट्री इंडिया में बर्बाद हो जाए। यानी गवर्नमेंट इस बात पे पहले प्रूव होना चाहिए गवर्नमेंट के पास कि हाँ सॉलिड नुकसान पहुंच रहा है, सेटिस्फाइड होना चाहिए सेंट्रल गवर्नमेंट क्या प्रॉब्लम हो रहा है। तो ठीक है सर, लगा दीजिए। सर इस बात का पार्लियामेंट से बिल भी पास कराना पड़ेगा, मतलब पार्लियामेंट से अप्रूवल लेने का दरकार प्रोटेक्टिव ड्यूटी लगाने के लिए। सर अभी पार्लियामेंट चल ही नहीं रहा, बंद पड़ा, सेशन होता है ना पार्लियामेंट का तो अलग अलग टाइम पे। तो सर अभी पार्लियामेंट बंद है तो क्या करें? एक और अभी क्या वेट करें? पार्लियामेंट खुलेगा तब लगाएंगे, तब तक तो इंडियन इंडस्ट्री हो जाएगा बर्बाद। इमीडिएट बेसिस पे लगा रहा है ना गवर्नमेंट तो सर कोई बात नहीं, आप एक बार लगा लीजिए। पार्लियामेंट का जब भी नेक्स्ट सेशन आएगा तब पास करा लीजिएगा, और नेक्स्ट सेशन अगर 6 महीना से भी ज़्यादा दूर है तब फिर तुरंत एक पार्लियामेंट से, सॉरी नेक्स्ट सेशन जब भी आएगा तब उससे पास करा लीजिए। लेकिन सर 6 महीना बीत गया पार्लियामेंट से पास नहीं हुआ ये, तो फिर ये ड्यूटी गवर्नमेंट रिमूव करेगी, और जो आदमी अब तक पे किया उसको रिफंड भी नहीं मिली। मैंने ड्यूटी रिमूव किया तो मान लो 3 महीना बीत गया और अब रिव्यू कर रहा है गवर्नमेंट, तो जो लोग दे दिए उनको रिफंड भी नहीं। तो सर ये ड्यूटी कब लगेगा? जब गवर्नमेंट को लग रहा है कि फॉरेन कंपनी इंडियन कंपनी को टफ कंपटीशन दे रहे हैं और इंडियन इंडस्ट्री उससे भयानक नुकसान खाने जा रहे हैं। तो सेंट्रल गवर्नमेंट टैरिफ कमेटी के रिकमेंडेशन पे जब उसको सेटिस्फेक्शन होगा कि हाँ प्रॉब्लम हो रहा है तो ये लगा देगा, पार्लियामेंट से बिल पास करा लेगा जब भी पार्लियामेंट का सेशन आएगा। लेकिन सर 6 महीना बीत गया और पार्लियामेंट का सेशन नहीं आ रहा है तो फिर ड्यूटी को हटाना पड़ेगा। लेकिन जब अब तक जो लोग दे दिए उनको रिफंड नहीं होगा। बस इतने काम का बात कब ड्यूटी, ठीक है यस सर। नेक्स्ट आया सेफगार्ड ड्यूटी। अब ये क्या है सर? 2 बातें याद रखना, हम 2 वर्ड बोलने जा रहे हैं। ये ड्यूटी कब लगाएगा इंडियन गवर्नमेंट?
पहला बात तो नाम भी वही है सर, सेफ गार्ड करने के लिए। तो सर पिछला नाम भी तो वही था, प्रोटेक्ट करने के लिए, है ना? सर प्रोटेक्ट करने के लिए या सेफ गार्ड करने के लिए? तो सर दोनों तो एक ही है, फिर अलग अलग क्या पढ़ा रहे हैं बेटा जी? हम दो ऐसा वर्ड बोलने जा रहे हैं, अगर ये दोनों वर्ड सेटिस्फाई होती है गवर्नमेंट तभी लगा सकती है ड्यूटी, नहीं तो नहीं लगा सकती। पहला बात हेवी इंपोर्ट हो रहा है, और दूसरा बात इंडियन इंडस्ट्री को सीरियस इंजरी पहुंचाएगी। पिछला वाला क्या चीज के लिए था ड्यूटी? सर कंपटीशन से इंजरी हो रही है, कंपटीशन से इंजरी हो रही है ना? लेकिन यहाँ कंपटीशन से इंजरी नहीं हो रहा है। अचानक ना गवर्नमेंट को ये दिख रहा है कि उस कंट्री से पहले 2000-3000 पीस आता था हर महीना, अचानक से 20,000, 15,000, 18,000 ऐसे आने लग गए। सर अचानक से बहुत ज्यादा इंपोर्ट क्यों बढ़ गया? गवर्नमेंट को शक करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए? तब क्यों करना चाहिए सर? बढ़ गया तो बढ़ गया, क्या फर्क पड़ता है? नहीं, इलीगल वाला बात नहीं है यहाँ पे। अंकिता बोल रही है कोई इलीगल वे से इंडिया में माल आ रहा हो, नहीं इलीगल वे से आ रहा हो तो गवर्नमेंट की वैसे भी कैलकुलेशन नहीं है, इस पर ड्यूटी कैसे लगाएगा? सब प्रेफरेंस चेंज हो रहा है। नहीं, इंडियन गवर्नमेंट ये देखेगा, इंडियन गवर्नमेंट को ये लग रहा है कि पक्का उस देश का गवर्नमेंट अपने इंपोर्टर को इंडिया में सामान भेजने पे कोई फायदा दे रहा है। इंडियन गवर्नमेंट को ये लग रहा है, ठीक है सर, लग रहा है और यही हो, ठीक है ना? इसका चेकिंग करवाएगा, ऐसे थोड़ी ना है कि इंडियन गवर्नमेंट को लग रहा और लगा दिया। सर दो देश का रिलेशन में भी बात है, चेकिंग मेकिंग होगा, डोंट वरी। तो सर ये ड्यूटी कब लगेगा? दो ही बात याद रखने का, हेवी इंपोर्ट और वो सीरियस इंजरी पहुंचाए, ठीक है? सेंट्रल गवर्नमेंट आफ्टर इंक्वायरी वो जो आर्टिकल जो बहुत ज्यादा इंक्रीज क्वांटिटी में इंडिया में आ रहा है उस पर ये ड्यूटी लगा देगा, ऑफिशियल गैजेट में डिक्लेयर करके, और इसको पार्लियामेंट से कोई बिल का भी दरकार नहीं। अब एक ही सवाल बनता है, सर ये हेवी इंपोर्ट मतलब किसको हेवी इंपोर्ट बोले? अब तक इंडिया में 2000 पीस आ रहा था, अब अचानक 5000 आने लग गया, इसको हेवी इंपोर्ट माने? कि 50,000 आने पे हेवी इंपोर्ट माने? कि 2000 का 2500 होने पे भी हेवी इंपोर्ट माने? सर कोई तो लॉजिक होगा ना। अरे बल्क मतलब कितना बल्क? बल्क का डेफिनेशन क्या होता है? कितना क्वांटिटी को बल्क मानोगे? सर गवर्नमेंट रूल बनाया होगा, ऐसे कोई मतलब है ये, मतलब क्या कोई गेस वर्क थोड़ी नहीं खेलना है हम लोगों को, है ना? तो गवर्नमेंट देखो क्या रूल बनाया, डेवलप्ड कंट्री से आ रहा है तब तो गवर्नमेंट डायरेक्ट रिस्ट्रिक्शन लगा सकती, लेकिन अगर डेवलपिंग कंट्री से आ रहा है तो अगर एक ही कंट्री से देश के टोटल इंपोर्ट का 3% से ज्यादा अगर एक ही कंट्री से आ रहा है तो उसको हेवी इंपोर्ट मान लीजिए। मान लो कोई आइटम इंडिया में 5000 पीस आया, ठीक है, और चाइना से अकेला ही 500 पीस आया, तो देश का टोटल इंपोर्ट कितना उस प्रोडक्ट का? 5000 का 3% कितना होगा? 150। तो सर 150 से ज्यादा आ रहा है ना, 500 आ रहा है तो, हाँ जी ना? तो ये गवर्नमेंट रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, सेफगार्ड ड्यूटी। लेकिन सर नहीं लगा पाएगा क्योंकि आप नाम लिए तो चाइना डेवलपिंग नेशन नहीं, तो चाइना के मामले में ये देखने का भी जरूरत नहीं है परसेंटेज, वो डायरेक्ट लगा सकते। लेकिन डेवलपिंग नेशन जैसे श्रीलंका, म्यांमार, ये पाकिस्तान, ये सब डेवलपिंग नेशन है ना? यस सर आपको ये टेंशन लेने की दरकार नहीं है, एग्जाम में बता देगा वो डेवलपिंग नेशन है कि अगर उस देश से अकेला देश से 3% तुम्हारे देश के टोटल इंपोर्ट का 3% से ज्यादा उस एक पर्टिकुलर देश से आ रहा है, या फिर अगर एक से ज्यादा कंट्री है तो टोटल इंपोर्ट का 9%। मान ले 3 एग्जांपल ले रहे हैं, XYZ 3 कंट्री है, तीनों डेवलपिंग नेशन है, मेरे देश में टोटल 5000 सामान है, ठीक है? यस सर। अब मान लो X से आया है 70 पीस, Y से आया है 250 पीस और Z से आया है 300 पीस।
3 कंट्रीज है। Yes. तुम्हारा 5,000 का 9% कितना होता है? 450। 450. ये तीनों मिला के कितना आ रहा है? 750, 550 और 70, 630, 620। Yes sir. 620. तो सर क्रॉस कर रहा है लिमिट को। Yes sir. हाँ, तो गवर्नमेंट ये बैन लगा सकता है, ये सेफ गार्ड ड्यूटी लगा सकता है, बैन नहीं, एक्स्ट्रा ड्यूटी लगा। अब क्लियर हुआ हेवी इंपोर्ट का मीनिंग। एक देश से 3% टोटल इंपोर्ट का और एक से ज्यादा कंट्री का हो तो 9% ऑफ टोटल इंपोर्ट। ठीक है Yes sir. सर, ये कब लगेगा? जब हेवी इंपोर्ट हो। लेकिन एक बात और है, सिर्फ हेवी इंपोर्ट हो रहा है लेकिन इंडियन इंडस्ट्री को सीरियस इंजरी नहीं हो रहा है, तब नहीं। दोनों पॉइंट होना चाहिए। सर सीरियस इंजरी हो रहा है लेकिन हेवी इंपोर्ट नहीं हो रहा है, तब भी नहीं। मतलब ये परसेंटेज क्रॉस नहीं कर रहा है लेकिन इंडियन इंडस्ट्री को भयानक नुकसान हो रहा है, तब भी नहीं लगा सकते। दोनों होना चाहिए। ठीक है, क्लियर है बात? अब सर यहाँ पे एक और पंगा है। क्या सर? गवर्नमेंट तो वहाँ बोले इंक्वायरी करवाएगा। इंक्वायरी करने में टाइम लग सकता है ना, Yes sir. तब तक क्या करें? नुकसान होने दे देश को। मान लो इंक्वायरी चलेगा 3 महीना, तब तक क्या देश को नुकसान होने दें? No sir. तो क्या करें? सर एक बार प्रोविजनल बेसिस पे लगा दीजिए ड्यूटी, अगर गवर्नमेंट को इतनी श्योरिटी है तो वाइल इंक्वायरी इज पेंडिंग सेंट्रल गवर्नमेंट कैन इम्पोज। बाद में अगर सर निकल कर आ गया कि नहीं नुकसान नहीं हुआ था या हेवी इंपोर्ट नहीं था, कोई बात नहीं सर, ड्यूटी हटा लेना और तक जो पैसा लिए थे रिफंड कर देना इंडियन लोगों के लिए। मतलब प्रोटेक्टिव ड्यूटी रिफंडेबल नहीं है लेकिन सेफगार्ड ड्यूटी रिफंडेबल है। हाँ, difference. हाँ, ठीक बात। Yes sir. सर कितना दिन तक इंक्वायरी चलता रहता है? 2 साल तक इंक्वायरी चला रहे गवर्नमेंट और उसके नाम पे ड्यूटी लगा रखे। ऐसा कर सकते हैं? मेरा क्वेश्चन दोबारा ले लेना। सर गवर्नमेंट इंक्वायरी चालू किया, चलाए जा रहा है, चलाए जा रहा है, चलाए जा रहा है 2 साल से इंक्वायरी, और उस प्रोविजनल के नाम पे सेफगार्ड ड्यूटी भी थोप के रखा है। No sir. सर 200 दिन तक मैक्सिमम, 200 डेज ही तक प्रोविजनल ड्यूटी लग सकता है। तब तक अगर गवर्नमेंट श्योर नहीं हो रहा है ना इंक्वायरी करके, तो भैया ड्यूटी हटाओ और अब तक जिन लोगों से लिए थे रिफंड दो। ठीक है, Yes. एक बार ये जो लाइन लिखा है ना, नो रिट्रोस्पेक्टिव बेसिस, इसका बात करेंगे अगला ड्यूटी पढ़ते हुए, क्योंकि यहाँ नो लिखा है तो वहां पर ये है तो बताएंगे क्या होता है। Okay. ड्यूरेशन सर कितना दिन? एक बार गवर्नमेंट श्योर हो गया, सर गवर्नमेंट का इंक्वायरी में निकल के आ गया है, हेवी इंपोर्ट भी हो रहा है और सीरियस इंजरी भी हो रहा है, अब क्या करें? सर लगा दीजिए ड्यूटी कंपल्सरी, एकदम प्रोविजनल को 100% ऑरिजिनल कर दीजिए, है ना? लेकिन सर कितने साल तक लगा के रखिए ये ड्यूटी? मैक्सिमम 4 साल तक, और उसको और 6 साल बढ़ा सकते, 10 साल तक। उसके बाद दोबारा अगर लगाने का मन तो फिर पूरा इंक्वायरी करो। मतलब एक बार इंक्वायरी में कंफर्मिटी आ गया तो गवर्नमेंट मैक्सिमम 4 साल तक तो ये ड्यूटी लगा ही सकता है और उसको और 6 साल तक बढ़ा भी सकता, मतलब मैक्सिमम 10 साल से, सीधा बोलिए। उसके बाद भी लगाना है तो आगे सर दोबारा पूरा इंक्वायरी कराइए, सब कुछ कराइए तब लगाइए। ठीक है सर, सेफगार्ड ड्यूटी का आखिरी बात, सर कोई एक्सेप्शन है जब सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगा? अगर वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन वाली एरिया से आ रहा है या इकोनॉमिक ओरिएंटेड यूनिट होता है। सर कुछ कुछ एक देशों के ऐसे इलाके हैं जो ये डिक्लेयर किए गए हैं कि वो स्पेशल इकोनॉमिक जोन है ना? इंटरनेशनली बहुत सारे एरियाज ऐसे होते हैं जिनको स्पेशल इकोनॉमिक जोन कहा जाए। Yes. तो सर उन जगह से अगर सामान आ रहा है तो आपकी ड्यूटी नहीं लगा सकते। ठीक है, Yes. ये होता है एक्सपोर्ट ओरिएंटेड यूनिट, SEZ होता है स्पेशल इकोनॉमिक जोन। खैर नाम याद रखो, 3 जगहों से अगर सामान आ रहा है तो सेफगार्ड ड्यूटी नहीं लगेगी, चाहे हेवी इंपोर्ट हो रहा है चाहे सीरियस इंजरी हो। ठीक है, Yes sir. आखिरी ड्यूटी आज के लिए, आज की आखिरी ड्यूटी की आखिरी ड्यूटी है ये, एंटी सब्सिडी ड्यूटी। एक और सॉरी, एंटी डंपिंग ड्यूटी एक और, एंटी डंपिंग ड्यूटी आज यही पढ़ के रुक जाएंगे, नेक्स्ट दिन एंटी डंपिंग ड्यूटी और वैल्यूएशन रूल पढ़ेंगे, चैप्टर खत्म।
सर एंटी सब्सिडी ड्यूटी, नाम में अगर मीनिंग। दूसरा देश अपने एक्सपोर्टर को इंडिया में माल भेजने के लिए छूट दे। लेट्स से एक एग्जांपल देते हैं, चाइना है, वहां का एक कंपनी है अलीबाबा। यस यस सर। अलीबाबा को चाइना बोला, देख भाई तू कहाँ कहाँ माल बेचता है? अलीबाबा बोला हम अमेरिका में भी माल बेचते हैं, हम जर्मनी में भी माल बेचते हैं, हम इंडिया में भी माल बेचते हैं। चाइनीज गवर्नमेंट बोला हाँ चलो ठीक है, तुम इंडिया में जितना माल बेचोगे उतना के लिए हम तुमको सब्सिडी देंगे, छूट देंगे। तो इसका मतलब ये बात सुन के समझ में आया कि चाइना गवर्नमेंट इंडिया को नुकसान पहुंचाना चाहते हैं, तभी खाली इंडिया में माल बेचने के लिए वहाँ का बिजनेसमैन को सब्सिडी देगा। वो सब्सिडी देगा तो उसके लिए प्रोडक्ट सस्ता हो जाएगा, तो वो इंडिया में भी सस्ता बेच पाएगा, तो इंडियन बिजनेसमैन का तो कमाड़ा हो जाएगा। हाँ जी ना? हाँ जी सर वो सब जगह बेचने के लिए छूट देता है, तब कोई दिक्कत नहीं, वो सिर्फ इंडिया में बेचने के लिए सब्सिडी देने को तैयार है। सर ये तो गलत बात नहीं लग रहा है? यस सर। तो इंडियन गवर्नमेंट बोला रुको, तुम डाल तो हम बात, तुम शेर तो हम सवा से, जितना तुम वहां सब्सिडी दोगे ना उतना ही हम यहाँ पे एंटी सब्सिडी ड्यूटी के नाम पे लगा देंगे, ड्यूटी लगा देंगे, टैक्स। तो हो गया ना इक्वल, ताकि इंडियन इंडस्ट्री को नुकसान पहुंचाने के लिए बुद्धि उनका काम नहीं करे। मान लो चाइनीज गवर्नमेंट बोला 200 रुपया में तुम अमेरिका में भी बेचते हो, तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है, मान लो अलीबाबा को बोल रहा है चाइनीज गवर्नमेंट तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट है 200 रुपया, ठीक है, तुम उस पर कितना प्रॉफिट रखते हो? बोला 100 रुपया, मतलब उस 300 रुपये में तुम माल बेचते हो। हम बोला हाँ। बोला कहाँ कहाँ बेचते हो? बोला अमेरिका में भी बेचते हैं, जर्मनी में भी बेचते हैं, इंडिया में भी बेचते हैं। बोला एक काम करो, इंडिया में कितना पीस बेचते हो? बोला 1 लाख पीस। बोला चलो उस 1 लाख पीस पे तुमको 50 रुपया का सब्सिडी दे, तब तुम्हारा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कितना हो गया? 150 रुपया। यस सर। अब तुम 100 रुपया का प्रॉफिट भी रखते हो तो इंडिया में कितना में बेच दोगे? 250 रुपया। तो भैया जी इंडियन गवर्नमेंट बोला कोई बात नहीं, हम यहाँ पे 50 रुपया उसी का ड्यूटी लगा दे रहे, जितना तुम वहाँ सब्सिडी खा रहे हो इंडिया में माल बेचने के लिए, उतना ही टैक्स हम इंडिया में तुम पे इम्पोज कर दे, ताकि इंडियन इंडस्ट्री को नुकसान नहीं पहुंचा पाओ। ये करता है बेटा, बहुत सारा देश करता है। तो ये सब चीज़ों पे गवर्नमेंट को नजर रखना पड़ता है, पूरा डिपार्टमेंट है इसका नजर रखने के लिए। ये प्रोटेक्टिव, ये सेफ गार्ड, ये एंटी सब्सिडी, एंटी डंपिंग ड्यूटी, अगला वाला तो और गजब पढ़ाएंगे, एंटी डंपिंग के पढ़ाएंगे। तो ठीक है सर, एंटी सब्सिडी। तो व्हेन एक्सपोर्टिंग कंट्री ट्राइज टू सब्सिडाइज देयर प्रोडक्ट एंड क्रिएट अनहेल्दी कॉम्पिटिशन, एक्सपोर्टिंग देश क्या कर रहा है? प्रोडक्ट पे सब्सिडी दे रहा है ताकि इंडिया में अनहेल्दी कॉम्पिटिशन हो। ठीक बात। फिर सब्सिडी, अच्छा वहां का देश भी तो कम चालू नहीं है ना, वो लोग सब्सिडी को नाम बदल बदल के देगा। यस। बोलेगा मैन्युफैक्चरिंग पे छूट दे रहे हैं हम, या एक्सपोर्टेशन पे छूट दे रहे हैं, या ट्रांसपोर्टेशन पे छूट दे रहे हैं। इंडियन गवर्नमेंट बोलेगा बेटा जी तुम किसी भी नाम से छूट दो, बट देश सिर्फ इंडिया में बेचने के लिए रहे हो, वही सेम छूट तुम्हारे बाकी कंट्री के लिए नहीं है। तो भैया जी हम तो ड्यूटी लगाए, ठीक है। तो यहाँ पे ये बात बोला, देन सेंट्रल गवर्नमेंट इम्पोज काउंटरवेलिंग ड्यूटी। इसको काउंटरवेलिंग नहीं बोलना था एक्चुअली में, एंटी सब्सिडी बोलो वो बेटर बोलो, क्योंकि काउंटरवेलिंग ऑलरेडी एक है। तो एंटी सब्सिडी ड्यूटी इन ऑफिशियल गैजेट डिक्लेयर कर देगा। सर मैक्सिमम कितना अमाउंट होगा? जितना वहां सब्सिडी मिला। चाहे तुम शेप बदल के इंडिया में बेचो या वाया कोई अदर कंट्री बेचो, देखो सर गवर्नमेंट को पता कैसे चलता है? देखो इन लोगों का पूरा तंत्र है उसके पीछे। अब नहीं पता चले तो नहीं लगा पाता है, लेकिन गवर्नमेंट ट्राई करता है कि ऐसे चीज को पकड़े। चाइना गवर्नमेंट बुद्धि लगाया, अलीबाबा को बोला भाई इंडिया में डायरेक्ट मत बेच, तुम एक काम करना, तुम इस माल को रशिया भेज दे। हम तुमको बोल रहे हैं हम रशिया भेजने के लिए सब्सिडी दे रहे, और वही माल रशिया में तुम्हारा एक ब्रांच या तुम्हारा कोई डिपार्टमेंट बैठा है या तुम्हारा कोई बिजनेसमैन बैठा है जो सेम डिट्टो माल इंडिया में भेज दे रहे थे।
तो ज़्यादा चालू हो ना तुम, ठीक है, हम भी चालू हैं, हम भी अपने लॉ में लिख दिए जी तुम वाया बेचो, डायरेक्ट बेचो, शेप बदल के बेचो, या किसी भी नाम से छूट दो, मैन्युफैक्चरिंग के नाम पे छूट दो, ट्रांसपोर्टेशन के नाम पे छूट दो। अगर हमको लगा, या हम पहले मेरा डेटा जुगाड़ लेंगे, चेक करेंगे, और अगर हमको लगा तो भैया जी हम लगा देंगे भी। क्या नाम से? एंटी सब्सिडी, सब्सिडी का एंटी हो गया ना सर। ये भी प्रोविजनल बेसिस पे लगा सकते हैं बिल्कुल, जब तक इंक्वायरी चलेगा, 90 दिन मैक्सिमम। ये सेफगार्ड ड्यूटी कितना दिन मैक्सिमम? 200 दिन का, यस सर। या हो जाएगा 90 दिन। वो कितने साल तक लगा सकते थे? 4+6, यस सर। ये 5+5, ठीक है। अब बात आता है सर ये कब नहीं लगेगा, और इसमें एक बात और आएगा, रिट्रोस्पेक्टिव बेसिस। सर कब नहीं लगेगा पहले वो बता दीजिए। देखो भैया, वो अगर कंट्री सब्सिडी दे रहे सब जगह माल बेचने की, तब नहीं लगा सकते। मतलब अलीबाबा को चाइना छूट दिया, अमेरिका में भी माल बेचने के लिए, रशिया में भी बेचने के लिए, जर्मनी में भी बेचने के लिए, इंडिया में भी बेचने के लिए, तब नहीं लगा पाएंगे, ठीक है। वो सब्सिडी अगर इस बात पे दे रहे हैं कि वो देश अपने डोमेस्टिक रॉ मटेरियल को यूज कर रहे हैं, इसलिए उसको छूट मिल रहा है, तो सर अगेन वही बात आ गया ना, उसको रॉ मटेरियल पे छूट दे रहा है, तो फिर तो सभी कंट्री में कम दाम में बेच पाएगा, तब कोई दिक्कत नहीं। कोई रिसर्च एक्टिविटी के लिए छूट दे रहा है तब नहीं लगेगी, ये एक एक्सेप्शन याद रख लेना, ठीक है। यस सर। या कोई बैकवर्ड एरिया को एडवांटेज पहुंचाने के लिए छूट दे रहा है तब ठीक है, तो ये सब केस में नॉर्मल। सर एक बात बच गई, आपका रिट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? सर रिट्रोस्पेक्टिव होता है, मान लो गवर्नमेंट आज पकड़ा कि सब्सिडी दिया जा रहा है, ठीक है, यस सर। आज पकड़ा है ये बात तो, लेकिन ये सब्सिडी बहुत पहले से मिलता हुआ जा रहा था उस कंट्री में। जो अलीबाबा है ना, उसको चाइनीज गवर्नमेंट लास्ट 2 साल से ये छूट दे रहा था, गवर्नमेंट आज पकड़ पाया ना, यस। तो सर पीछे जो माल आया था उस पर भी ड्यूटी लगा सकते हैं क्या? रिट्रोस्पेक्टिव क्या होता है? फ्रॉम बैक डेट। यस सर। सर 90 दिन मैक्सिमम जा सकते हैं पीछे, उससे ज्यादा, ठीक है। ये था आपका ये डंपिंग ड्यूटी। अब बच गया केवल एक एंटी डंपिंग ड्यूटी, जो नेक्स्ट क्लास में डन करेंगे, और फिर वैल्यूएशन करो। एक 2 ही पेज का नोट बचा ही है, ये अगले क्लास में खत्म। आपके अगले क्लास में चैप्टर खत्म, मंडे वाला क्लास में, और ट्यूसडे वाला क्लास में हम लोग इसका क्वेश्चन आंसर भी खत्म।